अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ें यूनिट नंबर 2 MD-CAT ईटा या आपके पास जो है नम्स। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो लेक्चर था यूनिट नंबर 2 का क्वांटम नंबर्स, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और अगर आपने वो नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। असल में एटॉमिक स्ट्रक्चर सारा उस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो पहले देखें। और उसके बाद बच्चों ये हमारे पास आज के इस लेक्चर के अंदर, यानी ये यूनिट मैंने ख़त्म करना है तो हम इसे कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। आज हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, फोटॉन एंड यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, ये हमारे पास बच्चों इसका पोर्शन है, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसको अपने पास नोट कर लें। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिस्कवरी एंड फोटॉन एंड रेडिएशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं। हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। मल्टीपल चॉइस को मैं फोकस करूंगा बेटा, मल्टीपल चॉइस टाइप चीज़ें आपको चाहिए। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, आपको पता है कि ऑर्बिटल्स का वर्ड बेसिकली आम तौर पर हम रेगुलर क्लासेस में SPDF के लिए यूज़ करते हैं, या इनको हम सब शेल भी बोलते हैं। आपको पता है ये न्यूक्लियस के बाहर वो एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है। यानी मैक्सिमम का अगर मल्टीपल चॉइस पूछा जाए तो हम कहते हैं मोर देन 95%, यानी 95% या मोर देन 95%। इसलिए हम अगर ऑर्बिटल को देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल क्या है जी? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where there is maximum probability of finding electrons न्यूक्लियस के बाहर वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी 95% मिनिमम बेटा, ग्रेटर देन 95% भी हो सकती है। उस रीजन को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हमारे पास बच्चों इसमें चीज़ जो याद रखने वाली है, जब आपके पास मल्टीपल चॉइस आए S, P, D और F, इनको हम आमतौर पर बच्चों सब शेल कहते हैं। इनको हम सब शेल कहते हैं। इन सब शेल के अंदर हम एक पढ़ते थे डीजेनरेट ऑर्बिटल रेगुलर क्लास में, लेकिन मल्टीपल चॉइस जब MD-CAT का आता है तो बच्चों वो डीजेनरेट का वर्ड कभी यूज़ नहीं करता। वो सिर्फ कहता है कि ऑर्बिटल बता दे। जैसे वो कहता है L शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बच्चे अक्सर मल्टीपल चॉइस गलत कर जाते हैं। तो इसमें आपने ज़हन में रखना है कि इनको सब शेल कहते हैं। और हमारे पास इन सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे SY सब शेल है जिसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। जबकि आपको पता है P जो है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, PX, PY और PZ, ये 3 ऑर्बिटल हैं। और अगर मैं D में कहूँ तो बच्चों D के अंदर जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो 5 हैं, DXY, जिनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। DXY, D आपके पास YZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, या इनको ऑर्बिटल बोलते हैं। जबकि F के हमारे लेवल पे होते नहीं हैं, लेकिन बच्चों इसके ऑर्बिटल की तादाद 7 है। तो इसलिए वो अगर आपसे कहता है सब शेल, तो जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों L शेल है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपको पता है कि L शेल, K शेल n = 1 हो तो K शेल होता है, उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है S। n = 2 हो तो L होता है, L में एक S भी आता है और एक P भी आता है, 2 सब शेल हैं। लेकिन अगर ऑर्बिटल देखें तो SY सब शेल है जिसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। जबकि इसके अंदर ऑर्बिटल देखें तो इसके अंदर PX, PY, PZ। तो आपने ऑर्बिटल का कंसेप्ट जब यूज़ करना है तो L शेल के अंदर ऑर्बिटल की तादाद 4 होगी। जबकि वो सब शेल का वर्ड यूज़ करें तो आप कहते हैं कि L शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं वो 2 होते हैं। तो एक तो ये ज़हन में रहे कि ऑर्बिटल हमारे पास बेसिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है या जिनका n
की वैल्यू और एल की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रीवियस लेक्चर देखें, और एल एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर जिनका एन और एल सेम होता है, उन ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और याद रखें बच्चों, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप, उनको हम कहते हैं, या इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। उनकी शेप भी वैसे एक जैसी ही होती है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि हमारे पास ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीजेनरेट होते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ, तो बुक में लिखा होता है ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्वांटम नंबर में पढ़ा चुका हूं बच्चों, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल का वर्ड यहां पे आपने ज़हन में रखना है कि न्यूक्लियस के बाहर वो एरिया जहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। सब शेल sp-d-f होते हैं, ये शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इन जो हमारे पास सब शेल होते हैं इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सब शेल को ऑर्बिटल भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं। जबकि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग का फार्मूला अगर कहीं पूछे तो हमारे पास 2 × 2l+1, ये ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग का फार्मूला है। जैसे आप बच्चों इस फार्मूले में एल की वैल्यू 0 पुट जब करते हो तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में आप देखो तो आप इसमें फिल करो तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी में देखें तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ में देखें तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं। अगर किसी को बात नहीं समझ आ रही तो वो प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा देखें। अब ये हमारे पास बच्चों जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फार्मूला है इन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो है वो हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है आपसे कि बच्चों नोडल प्लेन क्या होती है, या नोड क्या होता है, या नोडल सरफेस क्या होती है। तो बच्चों नोडल प्लेन कह दे, नोड कह दे, या नोडल सरफेस कह दे, कोई बात नहीं है बच्चों। नोड उस एरिया को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस 0 होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नोडल प्लेन वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से इनकी एनर्जी भी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बता चुका हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों 2s ऑर्बिटल, इसका साइज बड़ा होगा 1s ऑर्बिटल से। इसी तरीके से 2 सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 3px ऑर्बिटल, जो हमारे पास है वो साइज में बड़ा होगा किससे, 2px ऑर्बिटल से। इसी तरीके से d में है, शेप बेशक सेम होगी लेकिन इसका साइज में बच्चों फर्क होता है, इसलिए n बड़ा होगा। तो याद रखें बच्चों n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, या n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसीलिए ये जो वैल्यू है इसको हम n बोल रहे होते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस भी आपने ज़हन में रखना है कि n से साइज का अंदाज़ा होता है। अब हमारे पास s की जब शक्ल हम बनाते हैं तो बच्चों इस तरह का हम बनाते हैं कि ये s हो गया, और इसके साथ जब p की बनाते हैं तो 2s की बनाते हैं तो बच्चों उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये आपके पास 1s है और ये आपके पास 2s है। वैसे अगर मैं प्योर s की बात करूं बच्चों, देखो ना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2s के दरमियान वाला एरिया तो खाली होगा, यहाँ तो इस जगह को तो आप नोड कहेंगे या नोडल प्लेन कहेंगे या नोडल सरफेस कहेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। लेकिन प्योर में s ऑर्बिटल की बात करूं तो इसके अंदर नोडल प्लेन 0 होती है बच्चों। इसके अंदर नोडल प्लेन की जगह 0 होगी। इसमें कहीं पे भी आपको पता है ये एक बाल नुमा शेप है और इसके अंदर नोड की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं P की बात करूंगा तो बच्चों P के अंदर जो नोडल प्लेन है वो 1 होती है, ठीक है। नोड की P ऑर्बिटल अगर मैं बात करता हूं तो P के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि नोड की वैल्यू, तो आप लिखेंगे नोडल प्लेन 1 होगी। D के अंदर नोडल प्लेन या जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की पॉसिबिलिटी, तो ये हमारे पास 2 होगी। इस तरीके से आप बच्चों आप इसमें S के अंदर 0, P के अंदर 1 और D के अंदर 2, ये आपने याद रखना है नोडल प्लेन के लिहाज से जब वो बात करें। तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस बच्चों ऑर्बिटल के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब के शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, या एल शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल।
मल्टीपल चॉइस को मैं सिर्फ हिट कर रहा हूँ बच्चों, जितने भी मल्टीपल चॉइस हैं असाइनमेंट्स की फॉर्म में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको हर टॉपिक में, हर लाइन में एक मल्टीपल चॉइस नजर आएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल में हमें याद रखना है बच्चों, एस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपको पता है एस का वर्ड स्फेरिकल से आया था, ठीक है, सॉरी एस का वर्ड शार्प से आया था। इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप, यानी इस तरह की शक्ल हम बनाते हैं, इस तरह की बॉल नुमा शेप बनाते हैं, ये हमारे पास इसकी शेप होती है। पी की शक्ल क्या होती है तो इसकी याद रखनी है बच्चों, इसको हम डम्बल कहते हैं और इसकी शक्ल हम आमतौर पर इस तरह बनाते हैं। अगर मैं डी की बात करूं तो इसको आप सासेज भी कहते हो, डबल डम्बल भी कहते हो और सीजर लाइक भी कहते हो, और इसकी शक्ल आपको पता है इस तरह होती है, ये हमारे पास है। और मैं अगर एफ की बात करूं तो ये भी याद रखो डम्बल होती है, लेकिन ये कम्प्लेक्स होती है या कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स शक्ल होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों इसमें नंबर ऑफ लूब कितने हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लूब कितने हैं, तो आप इसमें नंबर ऑफ लूब अगर देखोगे तो वो हमारे पास 1, इसमें नंबर ऑफ लूब कितने होंगे तो आपके पास इसमें 2, इसमें कितने आ जाएंगे लूब, इसमें नंबर ऑफ लूब की तादाद 4 होगी, 4 हैं, एक डंबल शेप में 2 लूब होते हैं। और अगर एफ की बात करें, हम इसकी शक्ल ड्रा तो नहीं करते लेकिन मल्टीपल चॉइस के लिए याद रख लें बच्चों, इसके अंदर लूब की तादाद 8 होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपको पता चल गई बच्चों, हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप भी आपको इसके अंदर पता चल गई। एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डंबल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी की शेप जो हमारे पास है वो हम ड्रा करते हैं बच्चों, वो हमारे पास डबल डंबल या सासेज होती है। और इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं वो बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये हमारे पास है, ये x और y के दरमियान होगा, ये y एंड z के दरमियान होगा, और ये x और z के दरमियान होगा। लेकिन ये जो 2 हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ये 2 ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अलॉन्ग द मतलब होता है उस लाइन के ऊपर आना, यानी अगर मैं इसका शेप बनाऊंगा तो बच्चों इसकी शेप जो है वो बिल्कुल एक्सेस के ऊपर बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं जस्ट रफ एक आइडिया आपको दे देता हूँ शेप के लिहाज से, कि अगर मैं इस तरह के 5 बना लेता हूँ, मुख्तलिफ इस तरह के शेप बना लेता हूँ। अब बच्चों इसको अगर आप देखें इतनी डिटेल में, क्योंकि वहाँ डायग्राम तो आती नहीं है, तो एक दफ़ा गो थ्रू करना है कि बच्चे को पता हो कि कितने बिटवीन द एक्सेस हैं और कितने अलॉन्ग द एक्सेस हैं। अगर मैं एक्सेस कहीं पे भी ड्रा कर लूँ, मेरी मर्ज़ी है, इसको एक्स वाई जेड कह देता हूँ, लेकिन एक जैसी अरेंजमेंट ज़हन में रखता हूँ, एक्स वाई जेड, इसको मैं रखता हूँ जी एक्स वाई जेड, इसको भी हम नाम देंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड। तो अब इनकी शेप अगर हम बनाएं तो बच्चों हमारे पास, हमें पता है कि पहले की अगर शेप बनाता हूँ डी एक्स वाई की, मैं इस वक्त शक्ल बना रहा हूँ बच्चों डी एक्स वाई की, तो इसका मतलब है एक्स और वाई के दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान ये एक शक्ल हो गई ऐसे। आपको पता है वाई इनटू द पेपर है, इनटू द बोर्ड है। अब ये इस तरह देखो बिटवीन द एक्सेस आ गया। मैं अगर आपसे कहता हूँ आप शक्ल बनाएं डी वाई जेड की, तो बच्चों ये y और z के दरमियान आपने बनाना है, इनटू द पेपर है y, तो ये एक इसके दरमियान बनेगा और एक आपके पास इसके दरमियान बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप शक्ल बनाएं जी डी एक्स जेड की, डी एक्स जेड या जेड एक्स जो मर्जी लिख दें, तो अब आपने x के, ये बज़ाहिर लग रहा है y के ऊपर, ये y के ऊपर नहीं है, ये y के ऊपर नहीं है बच्चों, ये y जो है इनटू द पेपर है। अब हमारे पास ये बाज़ाहिर, क्योंकि वाइट बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है तो बच्चों इसलिए ये हमें ऐसे नज़र आ रहा है, ये इनटू द पेपर जा रहा है, तो ये इसके ऊपर लूप एक ऐसा आएगा बिटवीन द एक्स और जेड एक्सेस के। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये बनाएं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बच्चों एक्सेस के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा। देखो एक्स एक्सेस की लाइन के ऊपर बना रहा हूँ और वाई एक्सेस की लाइन के ऊपर बना दिए। और इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं कहता हूँ डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर ये एक लूप हो गया बच्चों, दूसरा लूप भी इसके पीछे नज़र आता है इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता,
2 लूप होते हैं इसमें भी, लेकिन वो एक ही एक्सिस के ऊपर होते हैं, दरमियान में एस करेक्टर लगाया जाता है ताकि पी जेड से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आए कि डी ऑर्बिटल्स की तादाद 3 है, उनमें से कितने हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं, तो 3 है बिटवीन द एक्सिस, और अलॉन्ग द एक्सिस कितने हैं बेटा, वो हमारे पास 2 हैं। और नोडल प्लेन के ऊपर सवाल आ सकता है, ऑर्बिटल के अंदर से सवाल आ सकता है, शेप के ऊपर सवाल आ सकता है। अगर आपने क्वांटम नंबर बच्चों अच्छा पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल में जब जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं इनकी बातों के ऊपर आपकी ऑलरेडी ग्रिप है। तो मैं नेक्स्ट बात की तरफ जा रहा हूं, अगर इसमें से कोई चीज़ नोट करनी है नोट करें। नेक्स्ट हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, इसमें से किस तरह का मल्टीपल चॉइस आ सकता है। ठीक है, ये बच्चों आ चुका है कि हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होता है, पी एक्स ऑर्बिटल होता है, उसकी अंदर जो हमारे पास नोडल प्लेन है वो कितनी है। किसी भी पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, इसके अंदर एक पी के अंदर बच्चों नोडल प्लेन, नोड या नोडल सरफेस एक होती है, ये याद रखें। और अगर वो कहता है जो तीनों ऑर्बिटल हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये आपस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, इनमें एंगल कितना होता है, 90 एंगल होता है। ये भी मल्टीपल चॉइस पूछा जा चुका है। अब हम बच्चों नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है इसके 3 रूल हैं, और ये रूल किसी एटम के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, किसी आयन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, और किसी मॉलिक्यूल के ऊपर भी यही रूल अप्लाई होते हैं बेटा, ये याद रखें। कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कितने रूल हैं, 3 रूल्स हैं। कौन कौन से पढ़ते हो बच्चों, एक हमारे पास है ऑफ-बो प्रिंसिपल, ऑफ-बो प्रिंसिपल, एक तो ये हमारे पास है, ये पूरा टेबल बना हुआ है N+L रूल के मुताबिक। सेकंड हमारे पास है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने अब लंबी लंबी कहानियाँ कोई याद नहीं करनी बच्चों, मल्टीपल चॉइस करना है। थर्ड हमारे पास है हुन्स रूल। क्या बताया बच्चों, ये तीनों रूल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए भी फॉलो किए जाते हैं, आयन के लिए भी फॉलो किए जाते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए भी फॉलो किए जाते हैं, और किसी मॉलिक्यूलर आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए भी इनको फॉलो किया जाता है, ये ज़हन में रहे। अब हमारे पास जो N+L रूल है, आपको पता है एनर्जी का एक रूल हमने पढ़ा हुआ है, E=N+L रूल। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें पता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है तो बच्चों ये आपको पता हो, ये क्वांटम नंबर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये हमारे पास है। ये रूल क्या कहता है बेटा, ये रूल कहता है जिसकी एनर्जी का आंसर स्मॉल होगा वो पहले फिल होगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी का आंसर स्मॉल होगा वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी का आंसर बड़ा आएगा वो बाद में फिल होगा। अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का आंसर सेम आ जाता है तो फिर आपके पास N+L रूल कहता है जिसका N छोटा होगा वो पहले फिल होगा, ठीक है। अगर 2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी का आंसर सेम आ गया, N+L ऐड करने से सेम आ गया, तो फिर जिसका N बड़ा होगा वो बाद में फिल होगा, जिसका N छोटा होगा वो पहले फिल होगा। जैसे मैं आप सपोज करें आपके सामने लिखता हूँ, मेरे पास है जी 3s और 2p, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। 3s के लिए n की वैल्यू आपको पता है ये 3 लिख देंगे, L=0 हो तो s ऑर्बिटल होता है, तो आंसर 3 आ रहा है। इसकी एनर्जी का आंसर आप लिखें तो n की वैल्यू 2 है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू, L=0 हो तो s होता है, L=1 हो तो p होता है, L=2 हो तो d होता है, L=3 हो तो f होता है, तो L=1 होगा, आंसर सेम आ गया, ये तो आंसर सेम आ रहा है। तो फिर मैंने कहा जिसका n छोटा होगा वो पहले फेल होगा, ये पहले फेल होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल के मुताबिक। ये हमारे पास सब शेल की फिलिंग का रूल है, E=N+L रूल। अब बच्चों इस टेबल को मैं बनाने जा रहा हूँ, इस टेबल से सारे सवालों के जवाब निकलेंगे। इस टेबल को जो बंदा जिस स्टाइल से याद कर चुका है अच्छी बात है, उससे लिख ले, ये मेरे एक टेक्निक है, मैं अपनी टेक्निक से लिखता हूँ। सबसे पहले s ऑर्बिटल लिखें, फिर s के बाद p लिख दें एक और रो में, एक और बढ़ा दें, s p d कर दें, नेक्स्ट में एक और ऑर्बिटल बढ़ा दें, s p d f, सब शेल बढ़ते जा रहे हैं।
अब इसको रिपीट कर दें SPDF। अब एक एक कम करना शुरू कर दें SPD और नेक्स्ट में एक और कम कर दें SP और यहाँ पे S आ जाएगा। अब इन रो के साथ रो नंबर डाल दें बेटा। रो नंबर कैसे डालें? जैसे इसके पास 1, ये रो नंबर 2 है, लेफ़्ट से राइट 2 डाल दें। इधर आप रो नंबर 3 है 3 डालते जाएं। रो नंबर 4 है, सबके साथ 4 4 डालें। फिर हमारे पास 5, जिसको जो आसान टेक्निक याद है बच्चों, सही होना चाहिए बस। 6 रो नंबर 7 और ये हमारे पास 8 रो नंबर है। ठीक है, अब इनकी खूबसूरती के लिए अगर सर्कल कर लें तो अच्छी बात है कि देखने में अच्छे लगें, आप इनको सर्कल कर लें। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आए तो आपको रफ़ पेज के ऊपर ये काम करना पड़ेगा बच्चों। वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह होती है तो वहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एंट्री टेस्ट 20 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों। हर तरह का बच्चा हमें सवाल पूछता है, बताता है। इसलिए आप ज़हन में रखें कि ये आप बनाएंगे तो आप सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे होते हैं कि कभी कभी पूछता है नेक्स्ट 6D के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, तो ये इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आते हैं। देखो ये पास्ट पेपर में मौजूद होगा, 6D के बाद 7P ऑर्बिटल आता है। लेकिन चलें, इसको इस तरह के क्वेश्चन का जवाब तो दे पाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये हमारे पास है एनर्जी के रूल के मुताबिक सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर हमारे पास ये फिलिंग होगी। ये ऑर्डर चलता जाएगा बच्चों। आप किसी पे भी E = n+L रूल लगा के चेक कर लें। जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिल हो रहा है, और अगर दोनों की एनर्जी का आंसर सेम आ रहा है तो जिसका n छोटा है वो पहले फिल हो रहा है। ये ऐसे चलता जा रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने इस तरह रूल बना दिया। अब इससे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक तो बच्चों इससे जब हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उससे पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर भी पता चल जाता है। जैसे सपोज करें मैं आपके सामने लिखता हूं कि एक एलिमेंट है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप लिखेंगे जी 1s2, देखें, फिर लिखेंगे जी 2s2, फिर नेक्स्ट में आएगा 2p6, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर आएगा 3s2, 18 इलेक्ट्रॉन। आपके पास कितने बन गए जी? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर 3p5 हो जाएगा। और देखें बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 + 2 4, 4 + 6 10 + 12 प्लस आपके पास 5 इसमें डालेंगे तो 17। अब मैं आपसे कहता हूँ इससे अगर आखिर में जो नंबर आ रहा है ये इसका पीरियड नंबर बताता है, तो बच्चों ये एलिमेंट थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। और अगर आखिर में S और P आ रहा है तो S और P को ऐड कर लो। ठीक है, S और P को ऐड करोगे तो 7 ग्रुप इसका आ रहा है। और अगर आखिर में सिर्फ S आ रहा है तो S को देख लेने, तो अगर P आ रहा है तो S और P को ऐड करके आप ग्रुप नंबर भी बता सकते हो। बच्चों इस तरह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर ग्रुप की होती है। जस्ट एक बात करने लगा हूँ, फिर इसके मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी पूछता हूँ। जैसे मेरे पास है बच्चों कि अगर मैं कहूँ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आप कहते हैं NS1। ये कौन से ग्रुप की बताइए? फर्स्ट की। अच्छा, सेकंड वालों की क्या होगी? NS2। क्या मतलब बच्चों? आखिर में हमें पता है कि यहाँ पे 2s 2p 3s 4s 5s, लेकिन s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरीके से अगर NS2 और 2p NS2 और NP 1 होगा तो ये कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये आपको पता है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आखिर में NS2 और NP2 आ रहा है तो बच्चों इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ग्रुप एलिमेंट, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम आते हैं NS2 और NP3, तो ये बच्चों फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिफ्थ A ग्रुप एलिमेंट है। और अगर मेरे पास ऐसे बन जाता है NS2 और NP4, तो ये बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 6 ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और सेवन्थ वालों की क्या हो जाएगी? NS2 और NP5 हो जाएगी। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरीके से ये 7A ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 8 वालों की क्या होगी? NS2 और NP6, टोटल ऐड करके चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ये 8A ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे है।
फिर बच्चों दरमियान में तो क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे इस तरह के। कोई मैंने देखा एक दफ़ा उसने दिया 47 एटॉमिक नंबर है, उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये आप करके भी देखेंगे या इसको टाइम है तो मैं मैनेज करता हूँ बच्चों इसको। कोई अगर मैं आपसे कहूँ ना टोटल क्लोरीन के पास पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप देखो बच्चों टोटल पी इलेक्ट्रॉन देखने हैं क्लोरीन के पास, तो पी इलेक्ट्रॉन्स 6 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, कितने हो गए 11। एस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आपने ये देखो एस में 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कभी कहेगा डी इलेक्ट्रॉन बताओ, इस तरह आप इसके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे सकते हो। अब बच्चों हमारे पास इन रूल को फॉलो करने से पहले ये टेबल को ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ग्रिप बना रहे हैं। अब चंद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो आपको पेपर में कन्फ्यूज़ करती हैं, जैसे एक क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, एटॉमिक नंबर 24 है। ये हम ऐसे लिख रहे होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लिखना चाहिए, जबकि 4s1 होता है और 3d5 होता है। अगर मैं वैसे लिखूँ ना बच्चों, इधर 2 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, 24 पूरे हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद d5 हाफ फिल्ड। इसी तरीके से बच्चों पी कब स्टेबल है, जब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड उसकी p3 फॉर्म है। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी के लिए ऐसे करता है। कभी पूछता है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट है। ये बच्चों ग्राउंड स्टेट है। वजह क्या है, एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, इसका n बड़ा है, ये n छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट है। और ये भी याद रखें, इसमें एनर्जी क्या होगी, इसमें एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। एक्साइटेड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इसलिए एक दफ़ा मल्टीपल चॉइस आया कि इसकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये ग्राउंड स्टेट है। दूसरा, इसमें एनर्जी रिलीज है या एब्जॉर्ब है, रिलीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है। आप शेल के लिहाज से देखो, ये तो ऑर्बिटल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, और इसको इधर 2 लिख के इधर 4 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डी 2 फॉर्म में स्टेबल है। या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या डी में 5। जब डी में 4 बन रहे हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आके इसको हाफ फील्ड बना के स्टेबल करेगा। और अगर डी में 9 बन रहे हो तो फिर भी इलेक्ट्रॉन हायर से जंप करके लोअर में आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे 3 होते तो उसको जंप करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डी हाफ फील्ड नहीं बन रहा। अब इसी तरीके से कॉपर, बच्चों जब कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर हम इस पे आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 29 है। ये भी इस रूल को फॉलो नहीं करता, वो भी ऐसे करता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए, जबकि 4s1 होगा, क्योंकि 3d9 नहीं लिख सकते। यहाँ 9 होते तो यहाँ अनस्टेबल था, ये हाफ फील्ड बन के स्टेबल हो गया और ये फुल फील्ड बन के स्टेबल हो गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आया। इसलिए ये भी इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी। ये हमारे पास कॉपर का केस भी याद रखना है। और बाज़ दफ़ा बच्चों आइन दे देते हैं, आपको पता है कि आपको 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट याद करने हैं। 1 से एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। बच्चों इनके एटॉमिक नंबर आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ये एंट्री टेस्ट का पेपर है और एंट्री टेस्ट आप बच्चों ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। इसलिए इसके लिए खूब मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले टॉपिक पे ग्रिप बनाएं, फिर मल्टीपल चॉइस की तरफ जाएं। अब इस पे आते हैं, इसकी बाज़ दफ़ा ना इस पर चार्ज लिख देगा +2। अब वो कहेगा कि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स बताओ। बच्चे गलती करते हैं। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, पहले मैं पूरी लिखता जा रहा हूँ, 3p6 4s2 और 3d10 होनी चाहिए। 30 तो पूरे हो गए, लेकिन 30 का तो इलेक्ट्रॉन थे, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो बच्चे इधर से निकाल देते हैं। बच्चों वैलेंस शेल से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ना कि वैलेंस ऑर्बिटल से। ये चौथा शेल है, ये तीसरा शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अब डी इलेक्ट्रॉन इसके पास पता हो टोटल कितने हैं, तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन 10 है। बच्चे 8 का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जबकि जिंक +2 के पास डी इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होती है। मैंने कहा था 47 एटॉमिक नंबर के पास डी इलेक्ट्रॉन, मुझे अच्छी तरह याद है, ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन है। 47 एटॉमिक नंबर वाले के पास डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं बच्चों, ठीक है। आप इसको ट्राई करके चेक करें, गलती करेंगे। लेकिन बच्चों आप 47 तक अगर हम चलते जाते हैं तो हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर मुख्तलिफ जाएं, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए 20 डी इलेक्ट्रॉन। लेकिन बहुत सारे बच्चे 19 इलेक्ट्रॉन करेंगे। इसकी वजह है कि इलेक्ट्रॉन आपने देखना है, इसका अंदर भी जंप कराना है।
तो इस तरह का टाइम नहीं है बच्चों, इसको आप मैनेज करें ताकि मैं एक ही शॉट के अंदर ये सारे टॉपिक आपको गो थ्रू करा दूं, सारे मल्टीपल चॉइस करा दूं हर तरह का। तो ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे समझ आ गई। अब हम आते हैं पहले रूल को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट कहीं आए तो हम देख सकें। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको याद होगा बच्चों, ये प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सब शेल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल में फिल होंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सब शेल, इन सब शेल, SPDF की बात हो रही है, बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। इसका मतलब हुआ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। देखो उस टेबल के मुताबिक सबसे पहले 1s में फिल होगा, फिर 2s में फिल होगा, फिर नए एरो पे आ जाओ 2p में फिल होगा, फिर 3s में फिल होगा, 3p में फिल होगा, फिर हमारे पास 4s में फिल होगा। इसको देख के लिख रहा था 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग चलती जाएगी। इस रूल को ऑफ बो प्रिंसिपल कहते हैं। ये n+l रूल के बेस पे बच्चों बनाया गया है। अब हमारे पास है नेक्स्ट रूल बच्चों, वो हमारे पास क्या है जी, हून्स रूल। अब चलें हम उसी तरतीब को फॉलो करते हैं। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले पढ़ लेते हैं। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक तो इसकी स्टेटमेंट रटी रटाई कभी कभी आ जाती है, ये कौन से रूल की है। 70% बच्चों बुक बेस्ड मल्टीपल चॉइस आने, 30% जो है वो इंटरलिंक टॉपिक आने हैं जो आप बातें हमसे सुन रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये कहता है किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। देखो ऑर्बिटल p में 6 कैसे आते हैं, 2px 2py 2pz, तो px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ये आपको पता है। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते और उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। तो एक तो मैं बुक वाली स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, कहीं आई हो तो पता हो। नो का मतलब है नहीं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं बेटा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं। वो कहता है किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, उनके चारों के एक जैसे क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर आपके सामने बच्चों इधर लिखूं कि उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, या हमेशा उनका एक क्वांटम नंबर चेंज होगा, वो हमेशा क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। सपोज करते हैं बेटा 2s की बात करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का डाटा इधर लिखें, सेकंड इलेक्ट्रॉन का डाटा इधर लिखें, उनके चारों क्वांटम नंबर बना लेते हैं, L, M और S। मैं अगर आपसे कहता हूँ पहले इलेक्ट्रॉन बताएं तो वो 2, n की वैल्यू 2, L = 0, S के लिए 0 होता है। जो M की वैल्यू होगी, जो L की वैल्यू होगी वही M की वैल्यू होगी। S = ऊपर की तरफ लिखा हुआ है प्लस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर का टॉपिक देखें प्रीवियस लेक्चर में। और इसके लिए अब बच्चों बनाएं तो आप L = क्या लिखोगे जी, 2, ठीक हो गया। N = 2, L = 0, S ऑर्बिटल में ही है। M वही होगा जो L की वैल्यू होगी, और S = अगर वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है तो देखो बच्चों कौन सा नंबर चेंज हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर उसका चेंज हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं आसान वर्डिंग में कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, लेकिन उनका हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होता है। इस रूल को हम पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हून्स रूल। हून्स रूल क्या कहता है बेटा, हून्स रूल ये कहता है कि आपने क्या करना है,
अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन अवॉइड करते हैं पेयरिंग से, इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, वी आर प्लेसिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देम, they are placed in same orbit, they are placed in separate orbital with same spin rather than they are placed in same orbital with opposite spin. यानी किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा याद रखें, किसी भी अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं और सेम स्पिन के साथ रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि आप किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन डाल के एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डाल दो। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट बच्चों क्या है, इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन अवॉइड पेयरिंग। जैसे सपोज करें मैं आपके सामने नाइट्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये लिखूंगा जी 1s2 2s2। अब आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो पहले मैंने 3 को ब्रेक कर लेना है, 2px 2py 2pz। इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं या जिनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इनकी एनर्जी सेम है, इनकी शेप सेम है, इनकी एल की वैल्यू सेम है, इनकी एन की वैल्यू सेम है, चेक कर लो, एन इनके साथ सब के साथ सेम है, एल इज इक्वल टू पी के लिए सब के लिए 1 होता है बेटा, इनका एन सेम है, एल सेम है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इस रूल के मुताबिक सेम स्पिन के साथ फिल होंगे। देखो सेम स्पिन के साथ फिल किए हैं, बजाय इसके कि मैं इसमें 1 डाल देता, इसमें 2 डाल देता, इसमें 1 उसमें 0 करता, ये गलत था। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो बच्चों ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2, अब नेक्स्ट 2px 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2py 2pz, इधर आ जाएं तो इसमें 1 इधर भी 1 इधर भी 1 सेम स्पिन के साथ, लेकिन चौथा इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट आएगा बच्चों तो वो इसमें फिल होगा, नेक्स्ट आएगा तो इसमें फिल होगा, फिर आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो क्या समझ आया कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, वी आर प्लेसिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल with the same spin rather than they are placed in same orbital with opposite spin. This is called Horn's rule. तो ये बच्चों हमारे पास Horn's rule है, यहाँ तक आप चीज़ें नोट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर से भी मल्टीपल चॉइस आपसे पूछे जाते हैं, इसको हम देखते हैं बेटा। इसमें हमने एक तो याद रखना है कि प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किसने किया, डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम हमारे पास है गोल्डस्टेन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन। कब डिस्कवर्ड हुआ बेटा, 1836 में। इसी तरीके से ये जो आपके पास प्रोटॉन का नाम है, ये पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन का नाम किसने सजेस्ट किया, ठीक है, पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड प्रोटॉन, नेम वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, ठीक है। इसका नाम सजेस्ट करने वाला कौन था, नेम सजेस्टेड बाय किसने दिया, हमारे पास रदरफोर्ड, ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, रदरफोर्ड। पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड प्रोटॉन, ये किस साइंटिस्ट ने कहा था, रदरफोर्ड ने। अपरेटस क्या था बेटा, मल्टीपल चॉइस ही होते हैं अपरेटस का, ऐसे ये तो बुक बेस ही हैं, लेकिन फिर भी अपरेटस हमें पता है कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें जो अपरेटस यूज हुआ वो डिस्चार्ज ट्यूब थी। और ये याद रखें बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में डिस्चार्ज ट्यूब यूज हुई। लेकिन यहाँ फर्क क्या था, हैविंग परफोरेटेड का मतलब है छेद वाला, होल वाला, छन्नी नुमा, परफोरेटेड कैथोड, हैविंग परफोरेटेड कैथोड, ये याद रखना है। अब आपको पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब को ग्लो करने के लिए कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, 5000 से 10,000 वोल्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ग्लो ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, 5000 टू 10,000 वोल्ट। मल्टीपल चॉइस हो सकता है। प्रेशर वैक्यूम पंप के ज़रिए कितना रखा जाता है, बिलो 1 atm होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर 1 atm होगा या उससे ऊपर होगा तो ये ट्यूब ग्लो नहीं करेगी। बिलो आपके पास है 1 atm,
बिलो 1 atm। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की एक ट्यूब होती है बच्चों, गिलास की बनी हुई एक ट्यूब होती है। ये जो हमारे पास है गिलास ट्यूब है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास एक गिलास ट्यूब है। जस्ट आपने कंसेप्ट मल्टीपल चॉइस के लिए जहन में रखना है। यहाँ हमारे पास है आप समझ लो एनोड लगा लेते हैं, यहाँ हम कैथोड लगा लेते हैं, परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, छेद वाला कैथोड लगा दिया, इसमें छोटे छोटे सुराख हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको हम एनोड बोलते हैं और इसको हम परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। परफोरेटेड कैथोड, होल वाला कैथोड। यहाँ पे बच्चों इसमें एनी गैस फिल की जाती है। ये भी मल्टीपल चॉइस आता है कि इसमें कौन सी गैस फिल होती है बच्चों। इसमें एयर भी हो सकती है, ठीक है, इसमें वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। एनी गैस आप इसमें ऐड कर सकते हो। बच्चों कैथोड से एक रेज जाती हैं जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड रेज हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो गैस इसमें आपने फिल की है बेटा उससे टकराते हैं, उससे टकराने से गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आइंस बनते हैं, पॉजिटिव रेज बनती हैं। क्या ये एनोड से एमिट होती हैं? नहीं बच्चों, दे आर प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये याद रखो बच्चों कि गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए क्या चीज़ यूज हुई यहाँ पे? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दैट आर कैथोड रेज। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन गैस मॉलिक्यूल से टकराते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये भी पूछा जाता है कि इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस एनोड से, कैथोड से, कैटाइनिक, या आपके पास क्या कहा जाता है कि गैस मॉलिक्यूल से। तो पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये भी एक मल्टीपल चॉइस पोस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। अब हमें ये याद रखना है बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं तो हमारे पास फिर भी पॉजिटिव रेज बनती, लेकिन वो पॉजिटिव रेज H पॉजिटिव होते। ये हमारे पास पॉजिटिव रेज इस वक्त बनती, इनको हम आमतौर पर प्रोटॉन कह रहे होते हैं। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं बेटा? वजह यह है कि जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सिर्फ बाकी प्रोटॉन बच गया, तो इसलिए इसको प्रोटॉन बोल रहे होते हैं। अब हमारे पास जो हीलियम है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो He पॉजिटिव 2 रह जाएगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बाकी प्रोटॉन रह गए, तो इसलिए इन पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन बोलते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, लेकिन 2 प्रोटॉन को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस में चीज़ें जो आपको याद रखनी है। बेटा मैं रेगुलर क्लास की तरह नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस को फोकस कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपने याद करनी है, अपने पास नोट किया करें, और यही मल्टीपल चॉइस हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज बच्चों, इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं? पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर पास थ्रू द होल ऑफ कैथोड। ये जो पॉजिटिव रेज यहाँ बनेगी, ये इस तरफ जाएंगी कैथोड के रेज के ओपोजिट, और ये जो कैथोड रेज के ओपोजिट जाने के बाद इन होल से पास होने के बाद यहाँ पे फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगी, रोशनी प्रोड्यूस करेंगी। दे आर पास थ्रू द होल ऑफ कैथोड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। ये कैथोड रेज कैथोड के होल में से पास होती हैं, इसलिए इनको कैनाल बोला जाता है। कैनाल का मतलब होल होता है बेटा। अब हमारे पास इसमें देखें, इनकी प्रॉपर्टीज चंद याद रखनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इनमें क्या है कि याद रखें, ये जो पॉजिटिव रेज हैं दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओपोजिट टू द कैथोड रेज, या दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। ये देखो एनोड सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जा रही हैं, उसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए जा रही हैं। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओपोजिट टू द कैथोड सरफेस भी हो सकता है, ओपोजिट टू द कैथोड रेज भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस भी हो सकता है।
तो यह याद रखना है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन opposite to the anode surface, ठीक है, या दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। याद रखें ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी चाहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। वजह क्या है? न्यूट्रल। दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है कि इनकी डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में डिफ्लेक्ट होंगी। दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस या दे प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, ठीक है, ये आपके पास रोशनी प्रोड्यूस करेंगी। दे प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, जिंक सल्फाइड प्लेट से टकराने के बाद ये रोशनी प्रोड्यूस करती हैं। जो E/m वैल्यू इनकी है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी। बच्चों में अगर इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू की बात करूं तो याद रखो इलेक्ट्रॉन की E/m क्या है? 4 to मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू होती है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू है, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन E/m वैल्यू। और ये फिक्स है क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस साइन के साथ। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव साइन के साथ सेम यही होता है, लेकिन यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इतना होता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव रेज हैं बच्चों, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। इनकी E/m वैल्यू, चार्ज भी और मास भी चेंज हो रहा है। देखो इसका चार्ज +1 है, मास कुछ और है, इसका चार्ज +2 है, मास कुछ और है, तो इसलिए इनकी E/m वैल्यू फिक्स नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू की वैल्यू बताएं, कोई फिक्स नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ए गैस, ठीक है। तो E/m वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ए गैस। E/m वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। इसकी E/m वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, गैस टू गैस वेरी करेगी। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों इनकी E/m वैल्यू पॉजिटिव रेज से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी या कम होगी, आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ये है। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो आपने क्या पढ़ा हुआ है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बच्चों प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। जब मास बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, आंसर छोटा आएगा। तो E/m वैल्यू हमेशा याद रखें पॉजिटिव रेज की लेस होगी दैट ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो E/m वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m वैल्यू लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन से कम होती है, कैथोड रेज से कम होती है। वजह यह है कि पॉजिटिव रेज का जो मास है वो ज़्यादा होता है। और हाईएस्ट E/m वैल्यू कब आएगी? जब कौन सी गैस फिल की जाए? आपको पता है जो लाइटर गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम है। हाईएस्ट E/m वैल्यू तब आएगी, पॉजिटिव का आपस में कंपैरिजन है। फिर भी कैथोड रेज से इनकी वैल्यू कम होगी। E/m वैल्यू हाईएस्ट कब आएगी? जब आप हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। हाईएस्ट E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज कब होगी? आपस में कंपैरिजन चल रहा है पॉजिटिव रेज का, कौन सी गैस हो? हाइड्रोजन गैस हो। और ये भी याद रखना है बच्चों हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये कितने टाइम ज़्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल चॉइस आ सकता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम
ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। ये हमारे पास इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे चंद बातें वैसे बताना चाह रहा हूँ बच्चों। अगर एक एटम है उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर ऑफ एन एटम, ठीक है, तो ये याद रखना है, डायमीटर ऑफ एन एटम ये कितना होता है, ये हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि हमारे पास एक न्यूक्लियस, उसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻38 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 10⁻38 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं डायामीटर ऑफ जो एटम है वो हमारे पास ये है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻38 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीपल चॉइस में आप लोगों से चीज़ पूछी जा सकती है। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तकरीबन ऑलमोस्ट हर बच्चे को आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने रिकॉल करनी है बच्चों, ताकि आप मल्टीपल चॉइस अच्छा कर सकें। अब इसके साथ ना बच्चों हमारे पास देखा जाए तो आपको जो टाइटल एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस एमडी कैट का दिया गया है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें ना एक जगह पे समरी आप पढ़ेंगे, डिटेल समरी नीचे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो कहता है फोटॉन के बारे में बच्चे को बताएं। इसका मतलब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में से कुछ चीज़ें आपने तैयार करनी है बेटा। तो अब नेक्स्ट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को मैं थोड़ा सा रिलेट करने जा रहा हूँ जो उसने मल्टीपल चॉइस मुझे कहे हैं। आपको पता है रेडिएशन की जो हमारे पास मेजर करने के पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, उनको आपने एनर्जी के साथ रिलेट करना है। और यहाँ पे उसने कहा है कि हाइड्रोजन की एनर्जी और हाइड्रोजन का रेडियस, इसका मतलब है रेडियस की डेरिवेशन का फाइनल डेरिवेशन और एनर्जी की डेरिवेशन का फाइनल रिलेशन भी तैयार करना चाहिए एक बच्चे को। तो अब हमारे पास है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें से क्या मल्टीपल चॉइस पूछे जा सकते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आपको पता है बच्चों इस थ्योरी को पेश करने वाला साइंटिस्ट मैक्स प्लांक है और ये थ्योरी 1900 में पेश हुई, ठीक है, और ये थ्योरी 1900, और ये थ्योरी रेडिएशन के बारे में है। रेडिएशन अमिट कैसे होती हैं, एब्जॉर्ब कैसे होती हैं, ये बताता है। यानी हम कहते हैं कि एनर्जी अमिटेड और एब्जॉर्ब वो हमारे पास है डिसकॉन्टीन्यूसली होती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन अमिट या एब्जॉर्ब करता है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स करता है। इसमें से कुछ रिलेशन याद करने हैं हमने। एक इसका पोस्टुलेट याद करना है कि ये हमारे पास ये थ्योरी क्या कहती है, ये बताती है कि जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम केमिस्ट्री वाले किससे डिनोट करते हैं, न्यू से बेटा। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, number of waves passing through a point per second is called frequency. Number of waves passing through a point per second is called frequency. इसका क्या रिलेशन है, तो हमारे पास है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एक रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। H को प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, ये हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है याद रखनी है बेटा, इसकी वैल्यू है जी 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ से पता चला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक तो ये चीज़ आपको याद करनी है इसमें से। सेकेंड पैरामीटर आपके पास है वेव लेंथ, सबको आता है बच्चों वेव लेंथ, जस्ट एक दफ़ा रिकॉल करना है। नंबर ऑफ वेव्स, वेव लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ, ये कहते हैं। और वेव लेंथ का एनर्जी से क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि बच्चों हम एक फार्मूला पढ़ते हैं वेव लेंथ का, हम क्या पढ़ते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है,
और वेलोसिटी ऑफ लाइट आप लिखते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। अब इस जगह पे अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दो बच्चों, इस जगह वैल्यू पुट करो तो E = क्या बन गया, h न्यू की जगह वैल्यू पुट करो c/λ। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन बन गया, मिल गया। h को हटा दो, प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल हटा दो, प्रोपोर्शनल का साइन, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये याद रखना है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नेक्स्ट रिलेशन आपने याद करना है एक इसमें से, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के लिहाज से वेव नंबर। उसने कहा बच्चे को ये भी पता हो, वेव नंबर न्यू बार से हम डिनोट करते हैं बेटा, न्यू बार। ये क्या होता है, देखो सिर्फ न्यू है तो फ्रीक्वेंसी है, न्यू के ऊपर बार है तो वेव नंबर है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ की यूनिट है मीटर। 1 मीटर में जितनी वेव होंगी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में जितनी वेव होंगी वो उसका वेव नंबर कहलाएंगी। अब वेव नंबर का रिलेशन क्या करें बच्चों, इसी को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं तो आपने एक और रिलेशन याद रखना है, हमारे पास है, और वो हमारे पास वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। देखो फ्रीक्वेंसी c/λ होती है और वेव नंबर 1/λ होता है। अगर मैं इस इक्वेशन 2 को लेके चलूं तो इक्वेशन 2 को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, E = hc × 1/λ। ये बच्चों यही इक्वेशन है, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, E = hc/1/λ। 1/λ की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/λ की जगह मैं लिख सकता हूँ न्यू = hc न्यू। देखो 1/λ की जगह न्यू बार, फ्रीक्वेंसी h भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, h प्लांक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो उसने कहा है कि बच्चे को ये पैरामीटर्स आने चाहिए। बच्चों इसके साथ ना रेडियस की डेरिवेशन का फाइनल फार्मूला और एनर्जी की डेरिवेशन का फाइनल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन उसने मेंशन किया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प देगा। जैसे मैं आपको, चलो टाइम है इसको मैनेज करा देता हूँ। रेडियस का एक फार्मूला है Rn = 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग × n² होता है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि Z1 पुट हो जाता है बेटा, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन Z = 1 हो जाता है। तो जब Z = 1 हो जाएगा तो Rn = 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग × n² हो जाएगा। ये हमारे पास है। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस n की जगह 1 पुट कर दो, सेकंड के लिए 2 पुट कर दो। जैसे मैं कहता हूँ R1 तो 0.529 × 1 का स्क्वायर, तो बच्चों आप 1 का स्क्वायर पुट करके चेक करोगे, यही आंसर आएगा। ये हमारे पास है, याद रखना है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 2.11 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। आखिरी लाइन, फिर एनर्जी की एक लाइन बताता हूँ बच्चों, इसमें ये भी याद रखना है, R2 - R1 इसका जो डिफरेंस आता है कम आता है R3 - R2 से, और इसका डिफरेंस कम आता है R4 - R3 से, एंड सो ऑन। ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो उनके दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। वो कहता है देखो ये गैप कम होगा, अगला गैप इससे ज़्यादा होगा, अगला गैप इससे भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ डिस्टेंस कम आया, ये डिस्टेंस और ज़्यादा आया, ये डिस्टेंस और ज़्यादा आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम आ रही है, ये याद रखना है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो गैप बिटवीन द ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग। R2 - R1 इसका आंसर छोटा आ रहा है, इस डिफरेंस का आंसर छोटा आ रहा है अगले डिफरेंस से, उससे अगले डिफरेंस का आंसर छोटा आ रहा है नेक्स्ट डिफरेंस से। एक एनर्जी के ऊपर भी बच्चों आखिरी बात, ये आपको कहीं काम आ जाएगी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक रिलेशन याद करें, ठीक है। हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एनर्जी के अंदर से बच्चे को ये लाइनें याद करनी हैं। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एंट्री टेस्ट आपने देना है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं। डायरेक्ट फाइनल फार्मूला तैयार करें। क्या फाइनल फार्मूला है, En = -13.315, कुछ बुक में 16 भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इंटू Z²/n², ये फार्मूला है। यहाँ देखो बच्चे Z के ऊपर स्क्वायर नहीं था, यहाँ Z के ऊपर स्क्वायर नहीं था,
ये हमारे पास z के ऊपर स्क्वायर है फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि उसने कहा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बच्चे को प्रैक्टिस करा दें, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो En इज इक्वल टू -13.315 ओवर n स्क्वायर हो जाए। अब आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहता है, तो आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 की निकाल दें एनर्जी। E1 इज इक्वल टू बच्चों -13.315 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, आंसर वही रहेगा। ये हमारे पास है 13.315, आपके पास ये आंसर है बच्चों किलो, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है किलो जौल पर मोल में आ रहा है, यानी किलो कैलोरी पर मोल में आ रहा है, किलो कैलोरी किलो जौल पर मोल, सॉरी किलो जौल पर मोल में आ रहा है। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें अगर हम आते हैं E2, N2 हो जाएगा -13.315 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास -328.32 किलो जौल पर मोल आ रहा है। बच्चों आप कहेंगे सर आपको कैसे याद है? बच्चों मुझे तो 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मुझे तो बुक की एक एक लाइन याद है। जो फिजिकली मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं पेज नंबर भी बच्चों को बता देता हूँ। लेकिन बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप इन चीज़ों को पहले तैयार करें, फिर मल्टीपल चॉइस की तरफ जाएं। अगर सिर्फ मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस करेंगे और आपको मटीरियल याद नहीं है तो हो सकता है कि जो मल्टीपल चॉइस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ना आए। लेकिन ये टॉपिक के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है तो आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपने ज़रूर मल्टीपल चॉइस बच्चों प्रैक्टिस करने हैं। अगर किसी के पास कोई एडिशनल चीज़ नहीं है तो बच्चों क्या कर सकता है, वो अपनी बुक की एक्सरसाइज की मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस करे। और इसके अलावा उसके पास अगर कोई भी कॉलेज केमिस्ट्री स्कॉलर की बुक जो भी है उसमें एडिशनल मल्टीपल चॉइस हैं वो प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर किसी के पास कोई एडिशनल बुक मौजूद है तो इन टॉपिक को रीड करने के बाद उसके मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस करे। थैंक यू वेरी मच।